बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमडी कैट 2023 रिकंडक्टेड ईटा। और मैं आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊं कि ये जो 2023 और 2024 का पेपर है, ईटा रिकंडक्टेड 2023 और ईटा केएमयू 2024, ये दो पेपर जिस बंदे ने बनाए हैं ना, बिलीव मी, इतने बैलेंस्ड और बेहतरीन पेपर बनाए हैं कि मेरा दिल था कि मैं इसको थोड़ा सा डेडिकेट करूं। तो मैंने चैट जीपीटी पे लिखा कि इस पेपर बनाने वाले पे मैं कुर्बान जाऊं, इसको पश्तो में ट्रांसलेट कर दें। जब उसने पश्तो में ट्रांसलेट किया तो ये कुछ आया इस तरह। अब मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन तो आती नहीं है, मैं नेटिव स्पीकर तो हूं नहीं पश्तो का, लेकिन मुझे इतनी बात ज़रूर समझ में आई है इसमें से कि ज़ा का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आई, और कुर्बान यम का मतलब ये है कि मैं कुर्बान जाऊं। तो अगर ये दरमियान वाला निकाल देना, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या होगी, ज़ा द कागज़ जुरेनी की कुर्बान यम। अब मुझे अगर कोई बच्चा उर्दू में मतलब रोमन इंग्लिश में लिख दे तो शायद मैं इसको पढ़ लूं। तो ये याद रखिएगा, ये लाइन उस बंदे के लिए डेडिकेटेड है, उस बंदे को डेडिकेट मैं कर रहा हूं जिसने भी ये 2023 का पेपर बनाया है, और वो बंदा जिसने 2024 का पेपर बनाया। बड़े खूबसूरत बैलेंस्ड पेपर है जो एमडी कैट लेवल डिफिकल्टी लेवल का होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1 से। डैश गोइंग टू स्लीप, आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर। अब सोने से पहले, अब ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि सोने के बाद कोई कहे कि मैं एक आधा घंटा पढ़ना पसंद करता हूं, मुझे पढ़ना पसंद है, रीडिंग पसंद है। अब सोने के बाद तो कोई नहीं पढ़ सकता, तो डेफिनेटली ये काम कब हुआ होगा, सोने से पहले ही हुआ होगा। तो यहां पर ये जो दो एक्सप्रेशन है ना आपके पास, ये याद रखिएगा, एज सून एज और वाइल। ये हम तब यूज करते हैं जब हम दो साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे हो, मतलब जब दो एक्शन एट अ टाइम में टेक प्लेस हो रहे हो ना, एक ही टाइम में साइमल्टेनियस एक्शंस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एज सून एज और वाइल। जैसे एग्जांपल्स को देखिएगा, एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, द स्टूडेंट रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो स्टूडेंट क्लास से बाहर चले गए। अब ये जो दो एक्शंस है ना, ये साइमल्टेनियस हुए हैं, एक ही टाइम पर हुए हैं, तो इसलिए हम इसको किसके साथ लिखते हैं बेटे, एज सून एज के साथ। इसी तरह जैसे हमारे पास है वाइल आई वाज कुकिंग डिनर, जब मैं शाम का खाना बना रहा था या बना रही थी, बल्कि बना रही थी, माय हस्बैंड आगे तो माय हस्बैंड वाज सेटिंग द टेबल, तो मेरा हस्बैंड क्या कर रहा था, वो टेबल को अरेंज कर रहा था, टेबल को की सेटिंग बना रहा था। तो जब भी यहां पर हम दो साइमल्टेनियस एक्शन की बात करेंगे, कुकिंग एंड सेटिंग, तो तब भी हमने उसके लिए क्या यूज करना है, वाइल। और दो एक्शन साइमल्टेनियसली होंगे ना, तो आपने उसके लिए क्या यूज करना है, एज सून एज। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको व्हेन के बारे में 3 स्ट्रक्चर बताए हैं। व्हेन के बारे में आपने याद रखना है, व्हेन के लिए आप 3 स्ट्रक्चर इस तरह यूज करते हैं कि आप दोनों क्लॉजेज को इंडेफिनेट में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में। अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हो, यहां एक को हम पास्ट इंडेफिनेट में लिखेंगे और एक को पास्ट कंटीन्यूअस में लिखेंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंस होता है कि जब मैं क्लास में दाखिल हुआ, मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चे पेपर हल कर रहे थे। यहां मैं इसको पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं जब मैं कमरे में गया तो बच्चे पेपर हल कर चुके थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट और इंडेफिनेट, इंडेफिनेट और कंटीन्यूअस, इंडेफिनेट और इंडेफिनेट, ये 3 सीक्वेंसेस बनते हैं किसके साथ, व्हेन के साथ। लेकिन ये याद रखिएगा, एज सून एज और वाइल तब लिखना है आपने जब आप साइमल्टेनियस एक्शन की बात कर रहे होंगे। यहां पर चूंकि साइमल्टेनियस एक्शन की बात नहीं हो रही कि मैं जब जा रहा होता हूं सोने के लिए तो तब मैं पढ़ना पसंद करता हूं, इसका मतलब मैं सोने से पहले आधा घंटा के लिए पढ़ाई करना पसंद करता हूं। तो यहां पर हमारे पास बेटे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बिफोर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब ये एक्सप्रेशन तो आप बार बार पढ़कर आए हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसकी रीजन क्या है, देखें, जब आपने इन्फिनिटिव और जेरेंट वाला रूल पढ़ा था ना, जब मैंने आपको इन्फिनिटिव और जेरेंट वाला रूल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास इस तरह के होते हैं जो टू पे खत्म होते हैं, लेकिन यहां पर हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम टू के बाद जेरेंट लिखते हैं। ये रूल आप पढ़कर आए। वैसे हम टू के बाद वर्ब की कौन सी
सी फॉर्म लिखते हैं, हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसको क्या बनाते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं। लेकिन ये वो एक्सप्रेशन है जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम टू के बाद जेरेंड लिखते हैं। और ये जितने भी एक्सप्रेशन है आप समझ रहे होंगे कि इनके साथ आपको क्या यूज, कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, टू यूज करनी है। लुक फॉरवर्ड के साथ टू यूज होगा, विद अ व्यू टू होगा, कस्टम टू होगा, टेक टू होगा। लेकिन यहां पर एक और बात लाजमी याद रखिएगा। अगले दिन एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, एक सेंटेंस था उसमें लुक फॉरवर्ड टू लिखा हुआ था और उसके बाद नाउन लिखा हुआ था। तो बच्चे ने कहा सर आगे नाउन लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म तो लिखी नहीं हुई, तो यहां पर लुक फॉरवर्ड टू सही है या गलत है। तो याद रखिएगा इन एक्सप्रेशन के बाद टू के बाद दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो नाउन आएगा या हमारे पास जेरेंड आएगा। जेरेंड भी टेक्निकली नाउन होता है, लेकिन ये नाउन की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में किसके तौर पर यूज किया गया होता है, नाउन के तौर पर। जैसे आप यहां पर भी देखेंगे ना, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द अनाउंसमेंट, ठीक है। अब यहां पर भी नाउन लिखा हुआ है अनाउंसमेंट, तो आपने याद रखना है, इसको गलती नहीं करना, आपने इसको गलती नहीं तस्वर करना आपने कि आपने पढ़ लिया कि यहां पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आना ही आना है, तो लाजमी नहीं है, यहां पर नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं आपको सेंटेंसेस कुछ बता देता हूं, जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस में अडिक्ट टू के बाद क्या आया हुआ है, प्लेइंग आया हुआ है। यहां पर ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या आया हुआ है, हैविंग आया हुआ है। ये रूल तो हम पढ़कर आते हैं कि इनके बाद हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे अडिक्ट टू के बाद क्या आया हुआ है, कॉफी आया हुआ है, विच इज अ नाउन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या आया हुआ है, योर प्रपोजल आया हुआ है, विच इज अगेन अ नाउन। तो याद रखिएगा इन एक्सप्रेशन के साथ पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सब के साथ आपको टू लिखना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इसके बाद नाउन आ सकता है या जेरेंड फॉर्म आ सकती है। जेरेंड फॉर्म का मतलब क्या है, आईएनजी फॉर्म होगी। इनके बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने नहीं लिखनी है। तो लुक फॉरवर्ड के साथ हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है बेटे, टू, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास द डॉग्स। अच्छा अब देखें, डॉग्स आ गया, डॉग्स हमारे पास क्या है, प्लूरल, और एस्केप्ड आ गया। एस्केप्ड हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म, वो दोनों हो सकती हैं। तो पहली बात तो यह है कि डिड नहीं आ सकता, क्योंकि डिड के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म दोनों नहीं आती हैं। दूसरी बात यह है कि हैज नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और हैज डॉग्स के साथ अग्री नहीं करता। विल के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस ही नहीं बनता है, कोई किसी भी टेंस की स्ट्रक्चर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, हैड, द डॉग्स हैड एस्केप्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, चार्ली ऑप्शन चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मारिया डैश डैट। अब याद रखिएगा जब भी आप सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं कि आप से को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, टेल के साथ, जिसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, सेड, और यहां पर हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। तो याद रखिएगा सेड के साथ आपको हमेशा प्रेपोजिशन यूज करना होता है टू, जबकि टोल्ड के साथ आपको कोई भी प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप बोलेंगे ही सेड मी, तो ही सेड मी बोलना गलत होगा, हमें क्या बोलना होगा, ही सेड टू मी। और अगर आप बोलेंगे ना ही टोल्ड टू मी, तो ही टोल्ड टू मी बोलना गलत होगा, हमें क्या बोलना होगा, ही टोल्ड मी। याद रखिएगा से और सेड के साथ आपको प्रेपोजिशन टू लिखना है, जबकि टेल और टोल्ड के साथ आपको प्रेपोजिशन नहीं लिखना। तो पहली बात यहां पर क्या होगी, अल्फा ऑप्शन देखिएगा, टोल्ड के साथ टू लिखा हुआ है जो कि किसी भी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बीटा में सेड को विदाउट प्रेपोजिशन लिखा गया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट लिखा गया, इज टेलिंग हर प्रोफेसर, लेकिन बाद वाली जो आप बात लिखेंगे ना वो कोई पास्ट की हैपनिंग लिखी हुई है, तो हमें यहां पर इज टेलिंग हर प्रोफेसर यहां पर सीक्वेंस के लिहाज से सूट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, टोल्ड हर प्रोफेसर। देखिए छोटे छोटे से रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक दो रूल में अगर जल्दी जल्दी से आपको बता सकूं, मैंने आपको बताया था कि जब भी बोर्न का वर्ड आपने पैदाइश के लिए यूज करना है तो आपने उसको हमेशा कौन सी वॉइस में यूज करना है, पैसिव वॉइस में। लेकिन जब भी आपने डाई का वर्ड डेथ के लिए यूज करना है तो आपने याद रखना है आपने उसको हमेशा किस में लिखना है, एक्टिव वॉइस में लिखना है। जब भी आप लिखेंगे ना ही बोर्न, तो ही बोर्न नहीं होगा बेटे, क्या होगा, ही वाज बोर्न, पैसिव वॉइस आएगा।
और ही वाज डाइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही डाइड होगा। इसी तरह आपको मैं 3 वर्ड्स बताकर आया हूं, एक है आपके पास टू मच, एक है आपके पास मच टू, और एक है आपके पास बेटे टू मैनी। जब आप टू मैनी की बात करते हैं तो आपने याद रखना, उसके बाद आपने क्या लिखना है, नाउन, और नाउन क्या होना चाहिए आपके पास, काउंटेबल। और जब आप टू मच की बात करते हैं तो आपने याद रखना, उसके बाद नाउन होना चाहिए, और नाउन क्या होना चाहिए आपके पास, अनकाउंटेबल, क्योंकि मच हम कौन से नाउन के साथ लिखते हैं, अनकाउंटेबल के साथ लिखते हैं। अभी इसी पेपर में आपके पास क्वेश्चन भी आएगा आगे। उसके बाद मच टू के बाद आपको बेटे क्या लिखना होता है, एडजेक्टिव लिखना होता है। तो ये जो छोटे छोटे से रूल्स होते हैं ना, टाइनी टाइनी से, इनको ध्यान में रखा करें, वक्त के साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश यू लाइक टू कप ऑफ कॉफी। देखें, किसी की भी लाइकिंग या डिसलाइकिंग पूछने के लिए, या किसी की भी लाइकिंग या डिसलाइकिंग बताने के लिए, याद रखिएगा हम कौन सा वर्ड यूज, मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बेटे वुड, किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछने के लिए या अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताने के लिए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो हमें ना चाहते हुए भी पूछना पड़ता है, वुड यू लाइक टू टेक टी और ड्रिंक बॉटल, और अगर उसके जवाब में वो भी क्या बोलेगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, या जवाब क्या आएगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ बॉटल। जब भी आपने किसी से किसी की मर्जी पूछनी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछनी है, तो आपने याद रखना आपने उसके लिए क्या यूज करना है, वुड यूज करना है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी मजे की बात याद रखिएगा, ये जो कैन और मे होता है ना, ये दोनों यूज होते हैं परमिशन के लिए। बड़ा मजे का वर्ड है, कैन भी यूज होता है परमिशन के लिए और मे भी यूज होता है परमिशन के लिए। फर्क सिर्फ क्या होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि जो फॉर्मल परमिशन होती है ना, फॉर्मल परमिशन मतलब आप किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं, सीनियर से परमिशन ले रहे हैं, रिश्ते में बड़े से परमिशन ले रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल परमिशन। और जो इनफॉर्मल परमिशन होती है आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैं अगर अपने वालिद साहब से परमिशन लूंगा, वालदा से, टीचर से, अपने सीनियर से परमिशन लूंगा, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, मे। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर से पूछ के जाते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हम टीचर से पूछते हैं ना ऐसा करके। तो जब आप इनफॉर्मल परमिशन की बात करते हैं तो अपने से छोटे रिलेशन में, एज में, स्टेटस में आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैन का वर्ड यूज करेंगे। मजे का वर्ड मैंने इसलिए बोला कि मैं एक दफा क्लास में पढ़ा रहा था कि परमिशन के लिए मे यूज होता है और कैन यूज होता है। तो बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कोई परमिशन लेगा तो कौन सा वर्ड यूज करेगा, वो मे यूज करेगा या वो कैन यूज करेगा। अभी जैसे शरारती बच्चे होते हैं ना हर क्लास में, तो जिस तरह उसने शरारत से क्वेश्चन पूछा, मैंने इस तरह आंसर भी उसको शरारत में कर दिया। उसने कहा सर वो जो हस्बैंड है वो वाइफ से परमिशन लेने के लिए मे का वर्ड यूज करेगा या कैन का वर्ड यूज करेगा। तो मैं पंजाबी स्पीकर हूं, तो मैंने अपनी पंजाबी में कहा पुत्र सीधा जा काम है, अगर वो अपनी बुढ़ी के थल्ले लगा होया है तो फिर वो कौन सा वर्ड यूज करेगा, कैन यूज करेगा। और अगर वो अपनी बुढ़ी के थल्ले नहीं लगा होया, मतलब वो अपने बेगम के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज, अपनी बेगम के लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा। अगर थल्ले लगा हुआ है तो कौन सा वर्ड यूज करेगा, मे यूज करेगा। और अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर कौन सा वर्ड यूज करेगा, कैन यूज करेगा। बहरहाल एक जोक था छोटा सा। तो याद रखिएगा किसी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछने के लिए हमें क्या, अच्छा मैं अब थोड़ा सा मैं विजुअल तो आपको नहीं आ रहे तो मैं मुस्कुरा थोड़ा सा इसलिए रहा हूं कि बच्चे ने जो अगला क्वेश्चन पूछा ना वो बड़ा मजे का पूछा। बच्चे ने पूछा कि सर आपने ये तो बता दिया कि अगर बेगम के थल्ले लगा होया तो कैन यूज करे, मे यूज करेगा, और अगर नहीं लगा होया तो कैन यूज करेगा, आप क्या यूज करते हैं। तो मैंने कहा बकवास ना कर और आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह की बातों से मुझे रोना आ जाता है। ऐसी बातें किसी शादीशुदा बंदे से पूछनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वुड। किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछने और बताने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, वुड यूज किया जाता है। उसके बाद है जी प्रॉम्प्टली का सिनोनिम। प्रॉम्प्टली याद रखिएगा, प्रॉम्प्टली का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रॉम्प्टली हम बोलते हैं इंस्टेंटली को, फौरन फौरन को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, चार्ली। ले और इनमें से जो वर्ड आपके पास है डिलीजेंटली या इंटेलिजेंटली, आप समझते हैं अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करना, ईमानदारी से करना, हम उसके लिए डिलीजेंटली या इंटेलिजेंटली का वर्ड यूज करते हैं। स्लोवनली याद रखिएगा, स्लोवनली का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्लोपी। स्लोपी मतलब आप इसको कुछ यूं लेंगे कि स्लोपी का मतलब है केयरलेस, स्लोपी का मतलब है अनटाइडी, ठीक है। डिस्चीवियस, अनटाइडी,
गंदा आप बोल सकते हैं इसको, स्लोवली को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली इंस्टेंटली। फौरन को हम बोलते हैं, फौरन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्टली बोलते हैं। द पुलिस डैश अरेस्टेड द सस्पेक्ट। ये पुलिस का वर्ड ना मैं आपको पता नहीं कोई 50 दफा बता कर आया हूं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी और नाउन्स के लेक्चर में भी। मैंने आपको क्या कहा कि हमारे पास जब हमने नाउन ग्रुपिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें आने वाले तमाम नाउन को बेटे हम क्या कंसीडर करते हैं, हम इनको हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं, जिनमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड शामिल है, कैटल है, पीपल है, पुलिस है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, इलेक्ट्रो रेट है, नोबिलिटी है, पोल्ट्री, रिचीज, ओवर्स, आम, बिलो, ये जितने भी नाउन्स हैं इन सब के सब को हमने क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। इनको आपने कभी भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर पुलिस की जगह पर पुलिस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर हमारा जो नाउन है वो पुलिस नहीं है, फिर हमारा नाउन डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर। और अगर हम कोई स्पेसिफाई कर दें पुलिस को, जैसे देखें हम बोलते हैं जी पाकिस्तान पुलिस, हम बोलते हैं सिंध पुलिस, हम बोलते हैं केपीके पुलिस, हम बोलते हैं पंजाब पुलिस। तो जब आप सिंध पुलिस बोलेंगे, पंजाब पुलिस, केपीके पुलिस बोलेंगे, तो फिर भी आपने इसको बेटे क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। प्लूरल इसको तब ट्रीट करना है जब इकलौता वर्ड आपके पास क्या लिखा हुआ होगा, प्लूरल, यानी कि पुलिस लिखा हुआ होगा। तो यहां पर हैज नहीं आ सकता, बी के साथ या बीन के साथ तो कोई टेंस ही नहीं बनता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, हैव चलेगा। ये वर्ड्स याद रखिएगा, जैसे देखिए आप कैटल अगर इकलौता लिखा होगा तो क्या होगा, कैटल वर, पुलिस है तो क्या होगा, हैवंट, और अगर जेंट्री है तो जेंट्री को भी क्या ट्रीट किया गया है, प्लूरल ट्रीट किया गया है। ये जितने भी नाउन्स हैं इन सबको आपने क्या ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल ट्रीट करना है। नाउन ग्रुपिंग में हमने गालबन कोई 9 ग्रुप्स बनाए थे, वो नाउन का लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर आप जल्दी जल्दी से उसको देखना चाहें। अभी वैसे टाइम आपके पास कम है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपने पहले नहीं लिया हुआ तो ना लीजिएगा। तो यहां पर याद रखिएगा पुलिस को हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास हाउ मच स्पूनफुल्स ऑफ शुगर वुड यू लाइक इन योर टी। अब देखें ये जो मच और मैनी का वर्ड होता है ना, कोई भी क्वांटिफायर जो होता है, कोई भी क्वांटिफायर क्या कर रहा होता है, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है जो उसके साथ आता है। और हम क्वांटिफायर का पूरा एक टॉपिक पढ़कर आए हैं जिसमें मैंने आपसे कहा था बेटे जिस तरह हमारे पास नाउन 2 तरह के होते हैं, इसी तरह हमारे पास क्वांटिफायर भी 2 तरह के होते हैं। हमारे पास क्वांटिफायर होते हैं फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। हमारे पास क्वांटिफायर होते हैं लिटल, आ लिटल, दा लिटल। हमारे पास क्वांटिफायर है मैनी, हमारे पास क्वांटिफायर है मच, हमारे पास क्वांटिफायर है नंबर, और हमारे पास क्वांटिफायर है अमाउंट। ये वो क्वांटिफायर है जो एक तरफ काउंटेबल है और एक तरफ क्या अनकाउंटेबल है। फिर हमारे पास वो क्वांटिफायर थे जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होते हैं। तो पूरा एक टेबल बनाकर हमने इन सारी चीजों को बड़ा एक्सप्लेन किया था, सिंगल सिंगल करके, 1 बाय 1 करके, एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहां पर आपने याद रखिएगा मच का वर्ड यूज किया गया है स्पूनफुल्स। स्पूनफुल्स क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, जिसका कि सिंगुलर हमारे पास क्या होगा, स्पूनफुल होगा। अब सिंगुलर प्लूरल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के लिए हम मच का वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि मच बुक्स, आपको मच बुक्स नहीं लिखना होगा, बल्कि आपको बुक्स के साथ बेटे कौन सा क्वांटिफायर लिखना होगा, मैनी लिखना होगा। इसी तरह यहां पर मच नहीं आएगा, आप मच को रिप्लेस बेटे करेंगे किसके साथ, मैनी के साथ। और इसी के साथ ही हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पीफ्ड अप। अब ये जो स्पीफ्ड अप वर्ड है ना, ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में पहली दफा पढ़ा। स्पीफ्ड अप का मीनिंग जब मैंने देखा तो इसका मीनिंग है हमारे पास ड्रेस्ड अप। देखें ड्रेस अप का मतलब क्या होता है, किसी बंदे को या किसी को भी बड़े स्टाइलिश तरीके के साथ, एलिगेंट तरीके के साथ तैयार करना, ठीक है। क्लीन्ड अप का मतलब होता है सफाई करना। तो क्लीन्ड अप तो कोई भी चीज, क्लीन्ड अप तो फर्श भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, दरवाजे खिड़कियां भी हो सकते हैं। लेकिन ड्रेस्ड अप का मतलब होता है किसी को अच्छा लिबास पहनाकर रेडी करना, स्टाइलिश और इन अ स्टाइलिश एंड एलिगेंट वे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास याद रखिएगा क्या होगा, अल्फा। मेरी अपनी वो कैब में इजाफा हुआ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और मैंने आपको क्या बताया, मैं बार बार बोलता हूं, रीडिंग कंप्रीहेंशन का जो पैराग्राफ है, जो क्वेश्चन है, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, एमसीक्यू को पहले पढ़ना। अब जैसे देखें अगर आप इस एमसीक्यू को पहले पढ़ लेंगे ना तो आपको शायद पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड आपके पास डेब्रीज, और डेब्रीज वर्ड आप समझते हैं कि हम किसको बोलते हैं, पीसीज को बोलते हैं, स्कैटर्ड पीसीज को बोलते हैं, चंक्स को बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो क्या चलेगा, फ्रेगमेंट्स। अगर आपकी वोकैब थोड़ी सी बेहतर है
ठीक है, और आपका आईक्यू थोड़ा सा बेहतर है, तो बिलीव मी आप पैराग्राफ पढ़े बगैर ही इस क्वेश्चन का क्या कर सकते थे, आंसर कर सकते थे। आपको इस पैराग्राफ पढ़ने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। और डिके का वर्ड आप जानते हैं, डिके का मतलब हमारे पास क्या होता है, लेसन, मतलब कम होना, या डाइंग या मरना किसी चीज का, स्विंडल नीचे आना, कम होना, तबाह होने की तरफ जाना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है, बिलीव मी मैं चाहूंगा, मैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश है, मैं पाकिस्तान में उन लोगों में शामिल हूं जो चाहते हैं कि आज के दौर के मुताबिक 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को लाजमी तौर पर हर सब्जेक्ट, हर फील्ड, चाहे वो मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैट्रिक में हो, एफएससी में हो, उनके लेवल के मुताबिक, चाहे वो बीएस कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनके सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए 7-8 क्लास के बाद से। नंबर 1 जो आजकल हमारे पास है वो हमारे पास बच्चों के सिलेबस में शामिल होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब तक हम बच्चों को एआई की तरफ नहीं लेकर आएंगे, बिलीव मी, हम दुनिया से 200-300 साल पीछे रह जाएंगे। नंबर 2 हमें करना चाहिए, बेसिक्स बच्चों को सिखानी चाहिए। और ये बेसिक्स कौन सी हैं, ये बेसिक्स हैं कंप्यूटर की। और कंप्यूटर में खास तौर पर जो मैं बात करूं तो मैं कहूंगा बच्चों को कोडिंग या प्रोग्रामिंग की तरफ लाजमी तौर पर लाना चाहिए, कुछ ना कुछ बच्चों को बताना जरूर चाहिए उनके लेवल के मुताबिक। और नंबर 3 जो है ना, मैं आपसे अगर यकीन करें मेरे बस में हो तो मैं आज ही से 5वीं क्लास के बाद से ही ये सब्जेक्ट जो है वो ऐड करवा दूं। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल, मतलब कि फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप पैसा कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, संभालना कैसे है, ये जो सारी चीजें ना, ये हमारे पूरे के पूरे एकेडमिक का कहीं पर भी कोई इसका मतलब कोई स्पेस नहीं है इनके लिए, कोई जगह नहीं है। जैसे अब एक बच्चा इंजीनियर बन गया लेकिन उसको ये नहीं पता मैंने पैसे कैसे कमाने, डॉक्टर बन गया ये नहीं पता पैसे कैसे कमाने, और अगर कमा लिए तो संभालने कैसे हैं, रखने कैसे, खर्च कैसे करने हैं, क्या होती हैं टर्म्स, क्या नहीं होती हैं टर्म्स, तो ये लाजमी तौर पर होना चाहिए। मैं मतलब वाकई सलूट करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे बच्चों को होनी चाहिए। वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। कॉस्ट जो है याद रखिएगा, उर्दू में हम इसको लागत बोलते हैं। ये वो प्राइस होती है जिस कीमत पर कोई चीज़ तैयार हो रही होती है। जैसे फर्ज करें अगर कोई पेन 5 रुपए में तैयार हो रहा है और 10 रुपए में बिक रहा है, तो ये जो 5 रुपए उसके ऊपर जितने पैसे लगे ना उसको बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। और जिस पे वो बिक रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस बोलते हैं, खासतौर पे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसके बाद एसेट्स हम बोलते हैं कोई भी चीज़ जो फिजिकली या इनटेंजिबली हमारे पास मौजूद होती है, जो हमारे एसेट्स होते हैं, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, असासाजात बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, हमारी मशीनरी है, हमारी कार है, हमारा कैश है, हमारी गुडविल है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसेट्स होते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल हम उस अमाउंट को बोलते हैं जिससे कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। द मनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा डेट इज यूज्ड टू स्टार्ट अप टू और ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। और फिजिकल वर्ड टर्म याद रखिएगा, वैसे फिजिकल का मतलब हमारे पास क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है कि कोई बंदा या कोई कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेटस बोलते हैं या फाइनेंशियल स्टेटस बोलते हैं। बिलीव मी, मैं चाहूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लाजमी तौर पर ये 3-4-5 चीज़ें जो हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए 7th क्लास से ऑनवर्ड, आगे पीएचडी तक हर लेवल के स्टूडेंट के लिए उसके लेवल के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, वरना हम दुनिया से 200-300-400 साल पीछे रह जाएंगे। पहले भी हम 200-400 साल पीछे ही हैं वैसे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बेस्टोव्ड। बेस्टोव्ड का मतलब याद रखिएगा, मतलब होता है नवाजना, ब्लेस करना, देना। तो उसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन से है, कन्फर्ड। उसके बाद डिस्कार्ड के वर्ड को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को वेस्ट करना, फेंकना। विड्रॉ का मतलब होता है अबंडन, किसी चीज के से दस्तबरदार होना। रिटेल का मतलब होता है मतलब के बेचना, सेल, छोटी क्वांटिटी में। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, कन्फर्ड, नवाजना। उसके बाद आगे चलेंगे। आई लाइक कैट्स, आई हेट डॉग्स। मैं ये पहले भी आपको क्वेश्चन ये रिपीट हुआ शायद, ये मैं पहले भी आपको बता चुका कि जब भी आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करना है तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के
जो फॉर्मल तरीकाकार होते हैं उनमें पहला तरीकाकार क्या है कि हम क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम कॉमा लिखेंगे और साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास कौन सी कंजंक्शन है जिनको हम किससे याद रखते हैं, फैन बॉय से याद रखते हैं। नंबर थ्री ये है कि हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स लिखेंगे और कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं, मोर ओवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। इनसे पहले आपको सेमीकोलन लिखना होता है, बाद में आपको कॉमा लिखना होता है। अब जैसे देखें यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में कॉमा लिखा गया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस बीटा में लिख दिया गया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद चार्ली में कुछ भी नहीं लिखा गया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बात अगर हम करेंगे डेल्टा ऑप्शन में तो इन चारों में से डेल्टा ऑप्शन ठीक है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए, जिनको हम फैन बॉय से पहचानते हैं, फैन बॉय से याद रखते हैं, तो हम ये क्या करते हैं, हमें उससे पहले क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। वैसे यहां पर डेल्टा ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर कॉमा लिखा हुआ होता तो ये सिर्फ ठीक ना होती, ये परफेक्ट होती। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हमारे पास योर आइसक्रीम विल मेल्ट सो यू शुड ईट इट क्विकली। अब देखें हमारे पास वर्ड जो है ना, सो है, हाउएवर है, उसके बाद डेट है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप बात करेंगे ना, जब भी आप बात करते हैं इन तीन चीजों की, जिसमें हमारे पास क्या है, सो है, सो डेट है और हाउएवर है, तो ये याद रखिएगा सो की जो ट्रांसलेशन होती है ना, सो की ट्रांसलेशन होती है देयरफॉर। सो यूज किसके लिए किया जाता है, सो यूज किया जाता है रिजल्ट बताने के लिए। जैसे यहां पर बताया जा रहा है, कहता है योर आइसक्रीम विल मेल्ट यू शुड ईट इट क्विकली, कि आपको ये जल्दी से खा लेनी चाहिए। ठीक है, हाउएवर याद रखिएगा, हाउएवर हम हमारे पास जो हाउएवर की ट्रांसलेशन होती है ना, सम सॉर्ट ऑफ, हम हाउएवर की ट्रांसलेशन करते हैं जैसे बट, कंट्रास्ट के लिए यूज होता है हाउएवर का वर्ड, जैसे बट और येट कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं ना, इसी तरह हाउएवर भी किसके लिए यूज होता है, कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। और सो डैट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो डैट याद रखिएगा, हमारे पास वर्ड यूज होता है, इसकी अगर हम दूसरी ट्रांसलेशन करें तो हम बोलेंगे इन ऑर्डर टू। ठीक है, और ये यूज किसके लिए होता है, ये हमारे पास यूज होता है पर्पज के लिए। ठीक है, किसी चीज का मकसद बताने के लिए। तो जैसे हमारे पास सेंटेंसेस देखिएगा, आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम, मैंने एग्जाम के लिए बड़ी सख्त मेहनत की, हाउएवर आई डिड नॉट गेट द ग्रेट मार्क। अच्छा, आप देखें यहाँ पे अच्छे नंबर नहीं आए हैं स्टडी करने के बावजूद, तो इसका मतलब हम क्या शो कर रहे हैं, हम कंट्रास्ट शो कर रहे हैं कि एक काम करने के बावजूद दूसरा काम नहीं हुआ, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हाउएवर। हाउएवर मैंने आपको बताया इसकी ट्रांसलेशन आपके पास क्या चलेगी, बट। इसी तरह सेकंड देखिएगा, शी वोक अप अर्ली, वो जल्दी उठी, सो डैट शी वुडंट बी लेट फॉर हर इंटरव्यू, ताकि वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट ना हो। और मैंने आपको बताया सो डैट की ट्रांसलेशन आपके पास क्या होती है, इन ऑर्डर टू। ठीक है, इसलिए तो यहां पर हमारे पास पर्पस बताने के लिए, तो यहां पर हमारे पास ना तो हाउएवर आएगा ना सो डैट आएगा, क्योंकि ना तो हम यहां पर इन ऑर्डर टू बता रहे हैं, ना ही हम कंट्रास्ट बता रहे हैं। यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा होगा, योर आइसक्रीम विल मेल्ट सो यू शुड ईट इट क्विकली, आपको ये कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको नाउन ग्रुपिंग में, अगेन नाउन ग्रुपिंग में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी आपको पढ़ाया, आपको नाउन में भी मैंने डिटेल के साथ बताया, एक ग्रुप आपको बताया, ये वो ग्रुप है जिसमें हमारे पास हर ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश के मुताबिक हमने उसको किस में ट्रीट करना होता है, हमने उसको प्लूरल में ट्रीट करना होता है। उसको हमने लिखना भी प्लूरल में है और इसको हमने ट्रीट भी किस में करना है बेटे, प्लूरल में करना है, ये याद रखिएगा। जैसे देखिए, आप कभी भी सीजर को एस के बगैर नहीं लिखेंगे, पिंसर्स को एस के बगैर नहीं लिखेंगे, टोंग्स को एस के बगैर, शेयर्स को, ट्राउजर्स को, पैंट्स को, इनको आपने एस के बगैर नहीं लिखना। नंबर 1, आपने इनको एस के बगैर नहीं लिखना, विदाउट एस नहीं लिखना। नंबर 2, आपने याद रखना है, आपने इनको हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। अगर चाहिए दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे एन केक होती है,
एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम उसको ग्लास नहीं लिखते, हम उसको क्या लिखते हैं, ग्लासेस, और हम उसको लिखते भी क्या है, आर। और तीसरी बात आपने याद रखनी है, अगर हमने इसका प्लूरल बनाना हो तो फिर हम इसके साथ कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, अ पेयर ऑफ। जैसे हम ग्लासेस आर लिखेंगे, लेकिन अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट ग्लासेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अ पेयर ऑफ होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा दीज का वर्ड लिखा हुआ है सीजर के साथ, और उसको ट्रीट भी क्या किया गया है, आर। यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। लेकिन दिस के साथ क्या लिखा हुआ है, सीजर। सीजर चूंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ दिस का वर्ड अग्री नहीं करता, दिस सीजर लिखा हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि सीजर को हम विदाउट एस नहीं लिख सकते, इसका मतलब सीजर लिखना गलत है। और दीज लिखा हुआ है तो आगे सीजर्स प्लूरल होना चाहिए, हम सीजर नहीं लिख सकते। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा चलेगा। ये वर्ड्स याद रखिएगा, ये नाउन याद रखिएगा, ये वो नाउन्स हैं जो दिखने में, पढ़ने में, सुनने में सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सिंगुलर होता है, लेकिन आइडेंटिकल पार्ट्स की वजह से इंग्लिश क्या बोलती है कि आपने इनको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। आपने इनको विदाउट एस नहीं लिखना, आपने इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। और अगर इनका सिंगुलर बनाना हो तो आप इनके साथ कौन से वर्ड यूज करेंगे, अ पेयर ऑफ जैसे वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ऑर्डर बताना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश का जो जिसको हम सेंटेक्स बोलते हैं ना, इंग्लिश का जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होती है ना सेंटेंस, वो हमारे पास क्या होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा दो चीजें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहां पर लिखा हुआ है, तो शी के बाद वर्ब नहीं लिखा हुआ, यहां पर शी के बाद वर्ब नहीं लिखा हुआ, चार्ली और अल्फा में शी के बाद वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, फ्रॉम द विंडो पहले आ गया, जो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, शी टुक द कवर फ्रॉम द विंडो। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, चार्ली, जो कि हमारा इंग्लिश का सेंटेक्स मुकम्मल करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। उसके बाद याद रखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है 17, टू कट ऑफ द हेड। किसी का भी जो सर कलम करना है, सर कलम करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे, सर कलम करने के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होता है। देखिए आप अगर इसको थोड़ा जोड़ तोड़ कर बयान करें ना, जैसे आपके पास है कैप, कैप का मतलब क्या होता है, सर। सर के बाद अगर आपको डी बोल देंगे तो डी का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका सर उतारना, ठीक है, मुंडी काटना। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिकैपिटेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वैसे कौन सा बनता है, बीटा। लेकिन ये याद रखिएगा आपके पास जो वर्ड है डिफ्रॉक, डिफ्रॉक का मतलब हमारे पास होता है डिस्क्वालीफाई। डिफ्रॉक का मतलब आपके पास क्या होता है, एक्सपेल, निकालना, खत्म करना, किसी रेस में से बाहर निकालना किसी को। इसी तरह आपके पास जो इम्पेयर्ड का वर्ड है, इम्पेयर के जो मीनिंग होते हैं आपके पास क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं किसी चीज को रिड्यूस करना, ठीक है, किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को लेसन करना, कम करना, हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इम्पेयर्ड। और अर्बनाइट आप समझ सकते हैं कि अर्बन से वर्ड बनता है, मतलब अब सिटीजन ऑफ अ सिटी, किसी भी शहरी इलाके में रहने वाले बंदे को उसकी अदात और रस्म रिवाज में जो रच बस जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइट बोलते हैं। यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डिकैपिटेट। और डिकैपिटेट क्यों चलेगा, क्योंकि डिकैपिटेट का अपना मीनिंग आपके पास क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बी हेड। बी हेड का मतलब क्या है, सर कलम करना, सर उतारना, या उसके लिए थोड़ा सा हम वर्ड यूज करते हैं एग्जीक्यूट, मतलब सर कलम करना मतलब जान से मार देना। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारे पास, वी मस्ट डैश द टिकट फॉर मूवी इन एडवांस। और चूंकि हम टिकट्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन एडवांस हमने मूवी के लिए जो टिकट्स हैं वो खरीदनी है, तो इसके लिए हम रिमूव, टेक या ड्रा का वर्ड यूज नहीं करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बाय। आसान तरीन सेंटेंस कंप्लीशन है, एक ही दफा पढ़ने से सोल्व हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास MDCAT 2023 रिकंडक्टेड डेटा। आई होप सो, आई बिलीव सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेनी है, नशेई भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।